जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज भाई हम लोग पढ़ाई करेंगे 17 से 18 फरवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, आज क्लास भी लंबी होने वाली है क्योंकि काफ़ी करंट अफेयर क्वेश्चन 17 और 18 तारीख में बने हैं। तो आराम से इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। सबसे पहला सवाल है, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 15 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 15 जनवरी को जन मन योजना शुरू किया गया। तो पहला सवाल तो यही आपसे पूछा जाएगा कि जन मन योजना भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा कब शुरू किया गया? तो 15 जनवरी को। यह योजना, ध्यान रखिएगा, यह योजना मुख्य रूप से क्या प्रदान करवाएगा? तो यह आवास सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो हम कह सकते हैं जन मन आवास योजना भी इसे हम लोग कह सकते हैं। अब इसमें क्या है भाई, इसमें मुख्य रूप से गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसके जरिए कितने लाख आवास उपलब्ध कराए जाएंगे? तो 1,60,000, ठीक है, 1.60 लाख जो है आवास बनवाए जाएंगे। और यह भारत के, ध्यान रखिएगा, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि देश का पहला, ध्यान रखिएगा, देश का पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जिन्होंने जन मन आवास योजना को शुरू कर दिया और कुछ ही समय में, मात्र 29 दिन में घर बनकर तैयार हो गया? यदि मध्य प्रदेश का पेपर आप देते हैं तो यहां से सवाल पूछा जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के, यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ठीक है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जनपद के कलोथरा गांव, ये मैं एमपी के लिए बता रहा हूं स्पेशल, कलोथरा गांव में मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो एक व्यक्ति है जो आदिवासी हैं जिनका नाम है भागचंद्र। भागचंद्र आदिवासी हैं, इनका पहला मकान बनकर तैयार हो गया और जन मन आवास योजना की शुरुआत कंप्लीटली हो चुकी है। और यह खास बात यह है, यह मकान मात्र 29 दिन में बनकर तैयार हो गया। हालांकि ये मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट के लिए है, लेकिन आप लोगों के लिए ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जनमन आवास योजना किस राज्य में बनकर तैयार हुआ? तो मध्य प्रदेश। और इसके जरिए कितने घर बनाए जाएंगे? 1,60,000 बनाए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 15 जनवरी को किया गया। भाई जबरदस्त सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, एक एक करके सवाल आप लोग देखते जाइए, ठीक है। अगला सवाल आपके पास आ रहा है भाई, सिंपल सा आया है, एक शब्द आया है क्वाड। आपको पता ही है कि क्वाड के बारे में बात करें तो क्वाड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्वाड की स्थापना सन 2017 में हुई थी। और इसकी पहली मीटिंग किस देश में आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। मैं आपको यहां से होमवर्क दे रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया का न्यू और पुराना दोनों कैपिटल आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कंडीशन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दिया हूं और यह जरूर आप लोग बताइएगा। एक नई खुशखबरी आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं बहुत जल्द ही। मेरी पॉसिबिलिटी है अगले सप्ताह से, जो हम लोग एक सप्ताह में जो भी चीज पढ़े हैं उसका जो है ना, सैटरडे को हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे। मैं क्वेश्चन 50 से 60 आपको बाकायदा ऑप्शन के साथ दूंगा, आप लोग लगाइएगा। इससे आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाई, एक सप्ताह में इतने करंट अफेयर बना है, अब इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले सप्ताह से हम कोशिश कर रहे हैं कि यह प्रक्रिया भी हम लोग पूरी कर दें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये सवाल कौन सा चल रहा था? क्वाड। अब क्वाड से क्या क्या पूछा जा सकता है कि भाई क्वाड में टोटल देश कितने हैं? तो क्वाड में टोटल देश की संख्या कितनी है? तो टोटल देश की संख्या 4 है। इसमें कौन कौन से देश हैं? पहले भाई अपना देश लिखेंगे, क्यों दूसरे देश का नाम लिखे भाई?
भारत है, अमेरिका है और जापान है। और इसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में। तो 4 देश हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्वाड जो बना है मेन पर्पस क्या है? तो प्रशांत महासागर में जो चाइना की जो गतिविधि है, जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं क्या करना? कंट्रोल करना, उस पर प्रतिबंध लगाना। क्लियर है? लंबा क्लास मैं बता दिया हूं, क्लास काफी लंबी होने वाली है, तो एक एक करके देखते जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है कि भारत के कितने ऐसे प्लेयर हैं जो टेस्ट मैच में, ध्यान रखिएगा, 500 विकेट लेने वाला बन गया है। तो भारत के अभी तक 2 ही प्लेयर ऐसे हैं जो टेस्ट मैच में 500 विकेट ले चुके हैं। और पहले कौन थे भाई? पहले खिलाड़ी अनिल कुंबले, आप लोग सभी लोग नाम जानते होंगे। और दूसरा जो बने हैं अश्विन बने हैं। तो ये क्वेश्चन खेल क्षेत्र से है, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अगला सवाल भाई बीमारी से पूछा गया है, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है कि चिकनगुनिया, ध्यान रखिएगा, चिकनगुनिया भी बोलते हैं, गुनिया भी बोलते हैं, ठीक है, शब्दों पे मत जाइए। चिकनगुनिया यदि पूछा जाए कि चिकनगुनिया जो बीमारी है कैसी बीमारी है, तो ध्यान रखिएगा यह जो बीमारी है वायरल बीमारी है। वायरल समझते हैं आप लोग? वायरस के तरफ फैलना, ठीक है। तो यह वायरस जनित बीमारी है और यह मुख्य रूप से देखा जाए एडिस नामक मच्छर के काटने से, हालांकि वो मच्छर फीमेल होती है। क्लियर है? अब यहां पे देखा जाए तो इससे क्या होता है? शरीर में कमजोरी आने लगती है, ऐंठन आने लगता है, काफी जो है ना तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसका इलाज एक ही है, आप लोग बढ़िया जो है खाना खाइए और पानी पीजिए, फिर मौज कीजिए। अगला सवाल है भाई, हालांकि ये सवाल मैं पहले बता चुका हूं इसलिए ज्यादा घुमाऊंगा नहीं। पूछा जाता है सीधा बाल्टिक सागर, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, कितने देशों से घिरा हुआ है ये आप लोग बताइएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, लेकिन यह मैं बता दूं बाल्टिक सागर मुख्य रूप से किधर है भाई? तो यह उत्तरी यूरोप में पड़ता है। यहां से भी होमवर्क, आप लोग की सबसे गंदी आदत, होमवर्क पूरा नहीं करते और ना करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। मैं साफ साफ एक लाइन में बोल रहा हूं भाई। तो बाल्टिक सागर कितने देश से घिरा हुआ है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। बड़ा ही अच्छा सवाल आ चुका है भाई कि इस वर्ष का, ध्यान रखिएगा भाई, इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार, सबसे पहला सवाल यह है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है ना? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिया जाता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और इस वर्ष 2 व्यक्ति को दिया गया। एक तो भाई गुलजार को दिया गया, ध्यान रखिएगा, इस वर्ष एक तो दिया गया गुलजार को और दूसरा जगत गुरु है ना, जो बचपन में ट्रेकोमा नामक उनको बीमारी हो गया था, मैं भी बताऊंगा। जगत गुरु राम भद्राचार्य, सीधा सा याद रखिएगा, राम भद्राचार्य। क्लियर है? तो गुलजार जी को और राम भद्राचार्य को संयुक्त रूप से इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्लियर है यहां तक? अब यहां से सवाल क्या पूछा जा सकता है कि भाई अभी तक बताओ कितनी बार संस्कृत के क्षेत्र में, तो संस्कृत के क्षेत्र में अभी तक जो ये पुरस्कार जो मिला है तो कितनी बार मिला है? 2 टाइम मिल चुका है संस्कृत में, और उर्दू में 5 टाइम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। क्लियर है भाई? अब यहां देखा जाए कुछ पॉइंट से हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य के बारे में। अब इनसे क्या क्या, राम भद्राचार्य की यदि बात करें, अपने बाला अवस्था में, बचपन अवस्था में 250 पुस्तक लिख दिया, जिसमें से वेद वगैरह थे ही और कंठस्थ इनको इतना पुस्तक भी याद है। आश्चर्य वाली बात। तो एक मनुष्य लाइफ में कुछ भी कर सकता है, एनर्जी हो, विश्वास हो, भी पॉजिटिव सोच हो, अच्छे समाज में रहो, अच्छा करो, आपको आगे बढ़ने से धरती पर की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगा। लेकिन समाज कैसा हो, व्यवहार आपका कैसा हो, यह बहुत बड़ा डिपेंडेंट होता है सफलता में।
तो आप इमेजिन करो 250 बुक, अरे हम लोग पढ़ नहीं पाते, मैक्सिमम लोग 250 बुक पढ़ नहीं पाता, ये रट्टा मार गए जिसमें 4 वेद है, पुराण है, तो आप इमेजिन करो। और सबसे खास बात क्या है जानते हैं? सबसे खास बात है भारत में ऑथराइज भाषा कितने? 22 भाषा इनको आता है। अब इतना ही नहीं, आगे देखते जाओ इनकी क्वालिटी कितनी तगड़ी है। ये जो है जब मुख्य रूप से यदि देखा जाए, जब ये मात्र जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 माह के जब थे तो इनको एक बीमारी हो गया था जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रेकोमा सिंड्रोम। ये आंखों में होता है, मोतियाबिंद ऐसी समस्या, और 2 माह के समय में ही इनका आंख खत्म हो गया। तो अंधेर रहने के बावजूद इनकी काबिलियत देखो। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है? तो यदि आपसे पूछा जाए कि ये नेत्रहीन है, दिखाई इनको देता नहीं है, विश्व का पहला दिव्यांग, ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला दिव्यांग यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जो खोलने वाले व्यक्ति हैं यही है रामभद्राचार्य, ठीक है। और आजीवन भर जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक इसके हेड चांसलर, कुलाधिपति यही बने रहेंगे। क्लियर है? अभी देखो इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, हाल फिलहाल में मैं बता ही दिया हूं क्यों पढ़ रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको, और भी अवार्ड मिल चुका है। जैसे यदि मैं बात करूं पद्म विभूषण इनको किस वर्ष मिला? 2015 में इनको पद्म विभूषण मिला है। देवभूति पुरस्कार, ध्यान रखना मैं नाम बोल रहा हूं साफ साफ, देवभूति पुरस्कार इन्हें जो मिला है। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये तो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है भाई। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला है इनको किस वर्ष मिला भाई? तो इनको मिला है 2005 में। उसके बाद देखा जाए वादरायण पुरस्कार, वादरायण पुरस्कार इनको कब मिला है? 2004 में मिला है। और राजशेखर पुरस्कार इनको कब मिला है? तो 2003 में। तो इनके क्वालिटी जितना गिना है उतना ही कम है। क्लियर है? तो ये कुछ था भाई हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ सवाल। अगला भाई भी, अगला जबरदस्त फाड़ू क्वेश्चन जिसे कहते हैं, अगला यह भी है, हाल फिलहाल में इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा कहाँ है भाई? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? श्रीहरिकोटा से पृथ्वी और महासागर का अध्ययन करने के लिए, ध्यान रखना क्वेश्चन, पृथ्वी और एक साथ महासागर का अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट छोड़ा गया। अब पहला सवाल यह है कि यह जो सैटेलाइट छोड़ा गया है यह किससे छोड़ा गया? तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए यह सैटेलाइट जो छोड़ा गया है GSLV F14, पहला तो सवाल यह है। ठीक है, अब PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस या सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F14 से छोड़ा गया। अब सैटेलाइट का नाम क्या था भाई? तो सैटेलाइट का नाम तो बहुत जरूरी है याद रखना। इस सैटेलाइट का नाम था इनसेट 3DS, ध्यान रखना, इनसेट 3DS। और यह किसकी खोज कर रहा है भाई? पृथ्वी और महासागर की सभी प्रकार के जितने भी शोध हैं सभी के बारे में ये रिसर्च कर रहे हैं। अब यहां पे देखा जाए मुख्य रूप से तो आपसे यह भी तो सवाल पूछा जा सकता है इसी में कि इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? ऐसा आ जाता है आपके एग्जाम में कि भाई इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इनसेट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ध्यान रखना, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। क्लियर है? अब ये क्या कर सकता है? तो इससे पहले देखिएगा इसरो के द्वारा, यदि हो सकता है मैं भारत सरकार भी बोल दूं तो समझना यहां इसरो, तो इसरो के द्वारा इससे पहले इनसेट, ध्यान रखिएगा,
इनसेट 3D भेजा जा चुका है श्रीहरिकोटा से। और यह जो भेजा गया था भाई, तो यह कब भेजा गया था? 2013 में भेजा गया। इसके बाद इनसेट 3DR भेजा गया है, इनसेट 3DR। यह कब भेजा गया भाई? तो यह 2016 में भेजा गया। यह सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, इसलिए इनसेट जो इस बार जो भेजा गया है, इनसेट 3DS, इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए, और यह मौसम का भी अनुमान लगाएगा। पृथ्वी में जो भी घटना घट रही है, महासागर में जो भी घटना घट रही है, टेररिस्ट वगैरह कोई प्रॉब्लम्स भी हो, तो एक साथ बहुआयामी जो है ना कार्य ये करेंगे। तो ये माइंड में सेट कर लेना, और बहुत तरह के सवाल इसमें हैं। क्लियर है? आप लोग होमवर्क, इसरो का हेड कौन है और इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है, ये दोनों जरूर हमें बताइएगा। कुछ प्रश्न और हैं भाई, क्योंकि 17-18 में क्वेश्चन बने हैं, बड़े लंबे अरसे के बाद क्वेश्चन बने हैं। मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे 2 मिनट 4 मिनट बनता था। अब भाई चर्चा में सवाल रहा है सुरक्षा परिषद, ध्यान रखिएगा, सुरक्षा परिषद, ज्यादा नहीं लंबा खींचेंगे। यहाँ पे सुरक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1946 में हुई है। और भारत की ओर से यूएनओ के जो सदस्य हैं वो फीमेल हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उनका नाम क्या है भाई? तो रुचिरा कंबोज। इन्होंने मुख्य रूप से यही चीज बोले हैं कि भाई इन पूरे वर्ल्ड में पावरफुल कंट्री 128, तो 128 कंट्री है, सॉरी 188, 188 सॉरी इसके लिए 188 पावरफुल कंट्री है। तो 5 ही सुरक्षा परिषद में पावरफुल क्यों? ऐसे दुनिया नहीं चलेगी, इसलिए सुरक्षा परिषद को बढ़ाने की ये बात कहे। अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो सुरक्षा परिषद में 5 जो है परमानेंट देश हैं, फिक्स हो चुके हैं। वो कौन कौन सा है भाई? एक है यूएसए, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा हमारा क्या है? ब्रिटेन, और 5वां क्या है भाई? फ्रांस। और उम्मीद दिलाता हूं बहुत जल्द ही अपना भारत भी इसमें शामिल होने वाला है। तो यदि पूछा जाए परमानेंट कितने देश हैं, तो 5, और टेम्परेरी देश जो हैं कितने हैं? 10। लेकिन ये जो टेम्परेरी देश है ना, एक देश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से था। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे एक और लिस्ट इंडेक्स आ चुका है, और इस इंडेक्स का नाम है इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंस यूनिट, इधर लिख लो इकोनोमिस्ट, इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट इंडेक्स आया है। इस इंडेक्स में लोकतंत्र की स्थिति बता रहा है। लोकतंत्र समझ रहे? डेमोक्रेटिक कंट्री, जो आजाद देश है, जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया है, और यह रिपोर्ट भाई 2023 का आया है। 2022 की यदि हम बात करें तो 2022 में अपनी भारत की स्थिति कितने नंबर पे थी? तो 46 नंबर पे थी। लेकिन इस बार भारत और अच्छा उपलब्धि हासिल किया है, क्योंकि 2023 का ही तो पूरा बताएगा। और भारत पायदान कितना भाई? 5 स्थान नीचे गया। 5 स्थान नीचे का मतलब हुआ भारत की स्थिति अच्छी हो गई। लोकतंत्र हमारा क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है। क्लियर है? यदि आपसे ये पूछा जाए कि 2023 में भारत की स्थिति क्या है, तो 41 नंबर पे है। 22 में क्या था? तो 22 में 46वें नंबर पे था। भारत की स्थिति सुधर चुकी है। 5 पायदान हम लोग ग्रोथ किए। कंडीशन 1। अब यहां से पूछा जाएगा भारत का टोटल स्कोर कितना है भाई? तो भारत का टोटल जो स्कोर मिला है लोकतंत्र के मामले में 7.8। और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है भाई? तो चाइना है। चाइना का जानते हैं, चाइना की स्थिति ऐसी तैसी हो चुकी है।
उनको स्कोर कितना मिला है? चाइना को 2.12, और चाइना की स्थिति जानते हैं, बद से बदतर हो चुकी है। इसका पोजीशन मतलब वहां कुछ नहीं है डेमोक्रेटिक, वहां पावरफुल एक शासन करते हैं। पाकिस्तान की स्थिति कहा गया बद से बदतर है। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां से भाई यो भी सवाल पूछा जाएगा कि टॉप में कौन कौन कंट्री है लोकतंत्र डेमोक्रेटिक के मामले में, टॉप में कंट्री कौन कौन है? तो नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है। लिख लेंगे आप लोग, नॉर्वे एक, न्यूजीलैंड और आइसलैंड, इन तीनों का पोजीशन टॉप में है, फर्स्ट पे है। और सबसे खराब स्थिति किसका है? सबसे यदि मुख्य रूप से देखा जाए आइसलैंड, ठीक है। सबसे खराब स्थिति यदि हम देखें तो सबसे खराब स्थिति भाई किसका किसका है? उत्तरी कोरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान का। ध्यान रखना, उत्तरी कोरिया का हेड कौन है भाई? किम जोंग, एक नंबर का नालायक है भाई, है ना। उत्तरी कोरिया, दूसरे नंबर पे यदि देखा जाए नीचे से म्यांमार, फिर कौन है? अफगानिस्तान। ये क्या है? सीक्वेंस में है 1 2 3, नीचे पायदान में क्रमशः यदि बात कर रहे हैं, है ना। बाकी और देखा जाए और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सीधा सा पूछा गया है भाई, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? आप लोग को पहले भी बताया हूं, उड़ीसा के पुरी जैसे क्षेत्रों में है। अब ये क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर मुख्य रूप से किन देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की जाती है? ये जरूर हमें बताइएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है भाई, अगला सवाल है आर्टिकल 370। तो आपको पता ही है आर्टिकल 370 स्पेशल अधिकार, विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर को दे रखा था। और आर्टिकल 370 को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 2019 में। और इस प्रकार जम्मू कश्मीर भारत का कंप्लीट राज्य बना। फिर बाद में क्या किया? जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लेह लद्दाख। क्लियर है? अगला सवाल भाई आया हुआ है कि बायोगैस, ध्यान रखिएगा, बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो CH4 मीथेन की होती है। मैं पहले भी आप लोगों को क्लास में बता चुका हूं। तो बायोगैस घास फूस, कई बार पूछ देता है गाय के गोबर में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो भाई गाय खाएगा हरी साग सब्जी, तो हरी साग सब्जी में क्या होता है? मीथेन। जब खाएगा हरी साग सब्जी तो बाहर भी क्या आएगा? हरी साग सब्जी। तो मीथेन की मात्रा यहाँ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कुछ और दोस्तों सवाल है ना। मैं पहले बता दिया हूँ, क्लास बहुत दिनों के बाद जो है लंबी होने वाली है। अब भारत सरकार, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार फोकस कर रहे हैं किस पर? ग्रीन हाइड्रोजन पर। बड़े बड़े जो ट्रक हैं, जो बड़े बड़े बस हैं, ग्रीन हाइड्रोजन किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब अलग से इंजन बनाया जाएगा और उसमें जो है ना इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, जो हमारे ये अनाज वगैरह सड़ गल जाते हैं, उससे फ्यूल तैयार किया जाएगा। और उससे क्या होगा? आराम से वो गाड़ियां चलेगी, जिससे हमारा समाज, हमारा देश पॉल्यूशन मुक्त लगभग हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल यदि पूछा जाए कि भारत में पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत, तो भारत में पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था भाई? तो शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया, कंडीशन 1। लेकिन ऑथराइज रूप से डाक व्यवस्था की शुरुआत, ट्रेन का आविष्कार भाई, ट्रेन इंडिया में कब से चलना शुरू हुआ? 1853। कौन था भाई? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाक व्यवस्था की शुरुआत किया गया, ऑथराइज। लेकिन सबसे पहली बार शुरू किसने किया? शेर शाह सूरी। और अगला सवाल है, भारत में पहली बार डाक व्यवस्था, जो डाक जो पोस्टमैन है या जो चिट्ठी है, हवाई जहाज से पहली बार एक जगह से दूसरे जगह कब भेजा गया? तो यह भेजा गया 1911 में। और भाई मुख्य रूप से कहां पे, कहां से कहां? तो इलाहाबाद। इलाहाबाद अब ना बोलेंगे, अब तो प्रयागराज हो गया है भाई। प्रयागराज से
कहाँ भेजा गया? तो नैनी तक भेजा गया। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई, 2-4 क्वेश्चन और है, टेंशन मत लो, ठीक है। अगला प्रश्न है अलास्का पॉक्स। अलास्का पॉक्स क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यह एक वायरस है और बड़े पैमाने पे ये फैल रहा है विश्व के कई क्षेत्रों में। इससे क्या होता है, हमारे स्किन पे जो है ना, स्किन सड़ने गलने लगता है, एक तरह से इबोला वायरस के तरह है यह। तो अलास्का, मुख्य रूप से अलास्का जो पोस्ट है, ये क्या है? वायरस है, ठीक है। और इससे फोड़े उड़े आने लगते हैं, प्रॉब्लम्स होता है, अंततः मृत्यु हो जाती है, और कुछ नहीं है इसमें। अगले प्रश्न की ओर ऐसे ही पूछा गया, मंकी पॉक्स क्या है? एम पॉक्स भी शॉर्ट में कहते हैं, एम फॉर मंकी। तो यह भी एक वायरस है, बॉडी में क्या हो जाते हैं, मंकी की तरह जो है ना, धीरे धीरे चकते आने लगते हैं। अब आखिरी सवाल आज का, कुछ सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे, मुख्य रूप से देखिए झील से क्वेश्चन पूछा गया है। झील से क्या क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे 5-6 झील हैं जहाँ पे रिसर्च चल रहा है, फिर झील को अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कैसे किया जाए, झील समाप्त हो रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आपसे डायरेक्ट दे देगा। अब देखो कौन कौन सा झील है। एक तो है तसोंगमो, बड़ा अच्छा नाम आएगा भाई, तसोंगमो। दूसरे की हम बात करते हैं हंस पोखरी। ध्यान रखिएगा, ऐसे कई बार एग्जाम में आते हैं। ये दोनों झील की दोस्तों हम बात करें तो यह दोनों झील मुख्य रूप से किस राज्य में पड़ेंगे? तो सिक्किम में पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। दूसरे की बात करें, एक है तसो मोरीरी, हालांकि तसो मोरारी भी कई बार बोल देते हैं, और एक दूसरा है संगेतसर, संगेस्तर। ये दोनों की बात करें तो ये दोनों झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और एक है भेकल झील, ऐसे जानते हो, कई बार एग्जाम में जब ऐसा नाम आता है तो बच्चा क्या लगता है कि बाल जो है खींच के मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा बच्चा। क्यों? क्योंकि यहां देखो, अब बताओ, लाइफ में कभी पढ़ा नहीं है भेकल, तो वो 4 बार दीवार में मारेगा सर, टन टना टन टन टन, उसको कुछ नहीं काम आना है। तो ऐसे कई बार एग्जामिनर जो है खतरनाक, लेकिन क्या करोगे भाई, है ना। ये सब लाइफ में आधे से अधिक बच्चे सुना ही नहीं होता, उसको लगता है कोई चाइनीज नाम उठ करके आ गया भाई, लेकिन है अपना इंडिया का नाम। ये भेकल जो झील है यह मुख्य रूप से भाई कहाँ है? तो यह पड़ रहा है उत्तराखंड में। इन 5 झील पे रिसर्च बड़े पैमाने पे भारत सरकार के द्वारा चल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं बड़ा अच्छा आज लगा हो क्लास, और आप लोग कमेंट कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को भाई अब बताओ आप लोग क्या पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय, जय हिंद।